नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, अमूल्य निधि वापस मिल गई। आईने के सामने अपने आप को निहारती लेखा अपने रूप सौंदर्य पर स्वयं ही मुक्त हुए जा रही थी। अपनी कदली स्तंभ सी सुंदर अनावित टांगे और स्कार्फ के बंधन से मुक्त लंबी केश राशि को देखकर वह स्वयं को किसी सिनेतारिका से कम नहीं समझती थी। उसकी सहेलियां भी तो कभी सिनेतारिका तो कभी किसी सिनेतारिका के नाम से बुलाती थी। परिस्थितियां और परिवेश किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसके अनुरूप ही उसमें स्वभाव व चरित्र को गढ़ने लग जाते हैं। लेखा की चाल ढाल में भी एक गुरूर छलकने लगा था। छरहरा बदन, उस पर से लंबा कद उसे भीड़ में एक पहचान दे जाता था। उसकी अदाओं में लोच व चेहरे पर एक दमकती आभा बिखरी रहती थी। होठों की मुस्कान के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठती। तभी तो वह एकांत में भी शर्मा गई, जिससे सारे शरीर का रक्त उसके चेहरे पर चढ़कर सिंदूर बिखेर उठा। स्कूल में प्रतिदिन उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते, फलस्वरूप खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। आज के युग में युवा वर्ग की प्रेरणा का स्रोत फिल्मी एक्टर्स ही है। बाजारवाद उसको बहुत बढ़ावा दे रहा है, जिससे इनका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। युवक युवतियों में यह छूत की बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। फिर सिनेतारिकाओं वाले सारे गुणों से सुज्जित व इसके प्रभाव से अछूत कैसे रह पाती। दिन रात इन्हीं ख्यालों में गुम रहती कि कैसे वह उस स्वप्नों की दुनिया का हिस्सा बन सके, अपने ख्वाब पूरा कर सके। बाबूजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, अम्मा उतनी ही नरम व सदा उनसे सहमी रहती। वृंदा दीदी शादी के बाद मायके रहने आई हुई थी। आयुष बीकॉम कर रहा था, लेखा बीए प्रथम वर्ष में थी और छोटा आरुष अभी 8वीं में पढ़ता था। वृंदा दीदी से लाड लड़ाते हुए लेखा ने जब कहा, दीदी सब लड़कियां मुझे छेड़ती हैं कि तू तो हीरोइन है, घर में बैठी क्यों समय बर्बाद कर रही है, तुझे तो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। तभी दीदी किसी भावी आकांक्षा से सिहर उठी। उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर बिन परो के ऊंची उड़ान भरने और फलस्वरूप औधे मुंह गिर के जख्मी होने के किस्से आम थे। सो कुछ सोच कर वृंदा ने उसे समझाया कि वह इन बेकार की बातों पर ध्यान न दे, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनकर माँ बाबूजी का नाम रोशन करे। लेकिन लेखा के दिमाग में जो कीड़ा घुस गया तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, उसी के अनुरूप उसने प्रगल्भता से एक प्रोग्राम की रूपरेखा मन में बनाई, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लग पाई। कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के प्रथम पहर में जब अम्मा चौका समेटने में व्यस्त व घर के बाकी सब लोग सोने का उपक्रम करते बिस्तरों में घुस चुके थे, उसने एक बैग में कुछ कपड़े व पैसे रखकर चोरी से पिछले दरवाजे से घर को त्याग एक अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ा लिए। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि वह एक पतली तार के पुल पर भागने जा रही है, जिस पर भागने से किसी भी कारण से गिरना ही उसका अंत है, फिर वो चाहे पुल की तार टूटने से है या कदम बहकने से हो। उसके भीतर एक उद्दाम आवेग, एक पैशन था, फिल्मों में हीरोइन बनने की लालसा, एक तूफान ला देने वाला मोहक आकर्षण। चोरी से भागने के कारण वह भयभीत थी कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसने दीदी की साड़ी पहन ली थी, वह उसके पल्ले से अपने आप को अच्छी तरह से ढांप लिया था। पहली बार अपनी रंगों में, अपने खून के कतरे कतरे में बहा ऐसे उद्दाम आवेग महसूस कर रही थी, मानो एक विशाल जलप्रपात राह में आए रोड़े व चट्टानों को परे धकेलता हुआ समूची शक्ति व तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। तभी तो वह अपनी मंजिल की ओर उसी समग्रता से बढ़ चली थी। दिन भर काम से सर खपाती अम्मा चाहे जितनी भी थकी होती, रात को सोने से पूर्व अपने सारे बच्चों को नजर भर देखने के बाद ही बिस्तर पर लेट पाती। अपनी बगिया को फलते फूलते देखकर वे ईश्वर का धन्यवाद करती। उन्हें लेखा कहीं दिखाई नहीं दी। सारा घर देखने के पश्चात वे ऊपर छत पर देखने गई, लेकिन वहां गहन सन्नाटा था। वे किसी अनहोनी के डर से घबरा गई। उनके हाथ पांव फूलने लगे। बाबूजी से तो बात करना अर्थात घर में हंगामा खड़ा करना, तो फिर वे क्या करे। वे दबे पांव वृंदा के पास गई और उसे हिलाकर चुपचाप रसोई की ओर पकड़ कर ले गई। वृंदा भी माँ के साथ हैरानी से एकदम चुप सी खड़ी हो गई। जब अम्मा ने उसे लेखा के कहीं भी न होने की खबर सुनाई तो उसका माथा एकदम ठनका। अम्मा ने पूछने पर
कि उससे किस सहेली के घर ढूंढे। वृंदा ने छूटते ही कहा कि अम्मा, वह सहेली के घर नहीं, बहुत खतरनाक रास्ते पर निकल गई है। सुनकर अम्मा घबराहट में रोने लग गई। तभी वृंदा का दिमाग तेज तेज काम करने लगा। उसने अम्मा से कहा, अम्मा तुम एकदम शोर न करो, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अभी लेखा को घर छोड़े अधिक समय नहीं बीता है। तुम बाहर की बैठक से अपने किराएदार शुक्ला जी को बिन आहट किए बुला लाओ। मैं कुछ पैसे लेकर आती हूँ, उनको साथ लेकर मैं स्टेशन पर पता करती हूँ। तुम पीछे से शांतिपूर्वक प्रार्थना करना कि हम अपने अभियान में सफलता हो। हमें देर हो तो घबराना नहीं, उसका मतलब समझना कि हम उसे लेकर आ रहे हैं। अम्मा को शुक्ला जी पर भरोसा था। उम्र में 40 के करीब शुक्ला जी अम्मा को जीजी बुलाते थे। उनका परिवार गांव में था, लेकिन बैंक में नौकरी के कारण वे शहर में रहते थे। अम्मा छोटे भाई सदृश से उनका ख्याल रखती थी। शुक्ला जी सीधे साधे व शांत प्रकृति के थे, उन पर भरोसा किया जा सकता था। तभी इस विपदा की घड़ी में उन्हें चुपचाप बुलाकर अम्मा ने सब कुछ समझाकर वृंदा के साथ कर दिया। दोनों सीधे रेलवे स्टेशन गए। टिकट खिड़की पर जो बाबू बैठे थे, वृंदा ने छूटते ही उनसे पूछा कि फला फला दिल डॉल की अकेली लड़की ने आधा घंटा पहले कोई टिकट खरीदी थी क्या। उनके प्रश्न पर बाबू ने बताया कि एक जवान सुंदर सी लड़की ने 10 बजे की गाड़ी की बम्बई की एक टिकट ली थी। वृंदा ने घड़ी देखी, अभी 10:30 ही बजे थे। उसने बाबू से पूछा कि पहला स्टॉपेज कब आएगा उस गाड़ी का, तो वे बोले कि भीतर इंक्वायरी से पूछ लो। शुक्ला जी स्टेशन मास्टर के पास चले गए। वृंदा भी साथ बोली। वे भले आदमी थे। वृंदा का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था, उसका मन तो पहले से ही भरा था। स्टेशन मास्टर से बात करते ही वह रो पड़ी। वह बोली, हमारी बहन अभी बम्बई के लिए रवाना हुई है। पीछे से पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया है, उसे अभी ही रोकना जरूरी है। कृपया आप बताएं क्या करें। इस समय वृंदा यह सोच रही थी कि यदि लेखा को हम पकड़ नहीं पाए तो बम्बई शहर में पहुंचने पर उस अकेली लड़की का जो बुरा हाल होगा, उसकी कल्पना मात्र से उसके रोए शिहर उठे। और घर में बाबूजी का तो हार्ट फेल होना निश्चित ही है। जवान लड़की के घर से भागने पर जो बदनामी होगी, उसके कारण समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। वह भी अपने ससुराल में कैसे सबका सामना करेगी। यही सब सोच सोचकर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। वृंदा की हालत व उसकी बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने स्नेह से कहा, बिटिया आप धीरज रखो, अभी आपकी बहन को रोक लिया जाए। आप नाम बता दो, हम चलती गाड़ी में हर डिब्बे में अनाउंसमेंट करवा देंगे कि इस नाम की लड़की को पहले स्टॉपेज पर ही उतार लिया जाए। उनके पिता सीरियस हैं, आप चिंता न करो। 11:30 बजे एक पैसेंजर गाड़ी उधर ही जा रही है। आप दोनों 1 बजे तक वहां पहुंच जाओगे। फिर चाहे तो टैक्सी से या किसी और गाड़ी से वापस आ जाना। वृंदा व शुक्ला जी को लगा कि उनकी हर मुश्किल का हल हो गया। भावावेश में वृंदा ने स्टेशन मास्टर के दोनों हाथों को पकड़कर भीगे नयनों से उनका धन्यवाद किया व लेखा का नाम उन्हें बताया। तभी स्टेशन मास्टर ने अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित किया और तत्काल चलती गाड़ी में घोषणा करवा दी। पूरे 11 बजे गाड़ी के वहां पहुंचते ही लेखा को वहां उतार लिया गया। उसे वहां के स्टेशन मास्टर ने अपनी ऑफिस में ही बैठा लिया। यहाँ खबर मिलते ही दोनों की जान में जान आई। आज एक बहुत ही भयानक घटना होने से पहले ही टल गई थी, जिसके अंजाम सोचकर ही अब वृंदा की रूह कांप जाती थी। अपनी सूझबूझ, शुक्ला जी का सहयोग और ईश्वर स्वरूप स्टेशन मास्टर जी की मार्गदर्शिता ने उसके परिवार को एक विकट परिस्थिति से बचा लिया था। दोनों ने टिकट लेकर पैसेंजर गाड़ी पकड़ी, मानो कोई विशेष मिशन पर जा रहे हों। समय था कि बीतने का नाम ही नहीं आ रहा था। तभी शुक्ला जी ने कहा, बेटी आपने आज बेटी होने का हक अदा कर दिया है। यदि आप यहाँ न होती तो क्या होता, मैं तो इसके आगे सोच ही नहीं पाता। धन्य है जीजी जिन्होंने आपको जन्म दिया। आज के युग में ऐसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं। सारा माहौल ही बिगड़ा हुआ है। लेखा भी पश्चाताप कर रही होगी अवश्य ही। वृंदा चुपचाप मुंह हाँ करती रही। उसे तो यही लग रहा था कि सफर इतना लंबा कैसे हो गया, मानो सारी उम्र से वो गाड़ी में बैठी है और गाड़ी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेनी रही है। आखिरकार जब गाड़ी आधी रात को प्लेटफॉर्म पर रुकी तो इक्का दुक्का पैसेंजर वहां उतरे।
जो मजदूर जैसे थे। सामने ही वहाँ के स्टेशन मास्टर इनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर इन दोनों का स्वागत किया। वह अपने ऑफिस में ले गए। वहाँ लेखा सिर झुकाए साड़ी में लिपटी एक कुर्सी पर बैठी थी। दीदी को देखते ही वह रो पड़ी एवं घबराई सी दीदी के बाहों में समा गई। ऊपर से नीचे तक उसका सारा बदन कांप रहा था, जिसे दीदी ने प्यार से भींच लिया था। उसमें दीदी से नजरें मिलाने का साहस नहीं था। वृंदा ने भी उसे ऐसा प्यार किया मानो उसके मृत शरीर में पुनः प्राण संचार होने का करिश्मा हो गया है। किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं की। सबके भीतर का मौन बोल रहा था और मौन की भाषा सब समझ रहे थे। पिछले पहर के सन्नाटों में चोरों की भांति जब यह लोग घर में घुसे तो अम्मा दरवाजे की ओट में सारे देवी देवता मानती, अनिष्ट को टालती, आंखों से गंगा यमुना बहाती, राह में पलके बिछाए बैठी थी। लेखा को वापस आई देख उसे अपनी गोद में खींचकर बेतौहास उसे प्यार करने लगी, जैसे उनकी खोई हुई अमूल्य निधि वापस मिल गई हो। रात्रि की गहन कालिमा में लेखा के स्वच्छ निर्मल चेहरे पर जो कालिमा पूतने वाली थी, वह अगली प्रातः आकाश मंडल में दिवाकर के उदित होने से पूर्व पौ फटते ही ओस से धुली फूल की पंखुड़ी सी पवित्रता लिए थी। घर की यह सुबह भी हर दिन जैसी ही थी। सूल भी चुभती रात्रि की दास्ता अनकही रह गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।